हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। और ये इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर पोल किया था अपने कम्युनिटी में कि आपको क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद आएगा। आप वेक्टर और 3D पढ़ना चाहते हो या आप पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते हो। और मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर बच्चों ने सही डिसीजन लिया है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन कुछ बच्चे दुखी भी होंगे कि यार हम तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते थे लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर जो है वेक्टर 3D पढ़ना चाहती है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये एक्चुअली सही डिसीजन है। प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही आसानी से हम कवर कर लेंगे। वेक्टर 3D जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके जेई सिलेबस का, वो भी अगर आपका कैलकुलस के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलस तो बच्चों हमने कंप्लीट कर डाला। अगर आपका यहां पर वेक्टर अलजेब्रा के साथ साथ 3D अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलने वाला है वो बहुत अलग लेवल का होगा। यहां पर आपके 2-3 क्वेश्चन बच्चों पक्के होने वाले, जेई मेंस और एडवांस में आने वाले। तो यहां पर हमने जो यहां पर नेक्स्ट स्टेप उठाया है वेक्टर अलजेब्रा से स्टार्ट करने का, बिल्कुल आई गेस सही है, हमें यही करना चाहिए था। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाएगा 3D के बाद में। ऑल्दो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें पहले जो है वेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन बिना 3D के अगर हमने यहाँ पर सेशन बीच में छोड़ दिए केवल वेक्टर्स पढ़ के तो उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हमें साथ ही साथ कंटिन्यूएशन बना के 3D ज्योमेट्री को भी सीखना होगा, जो बहुत ही आपको सिंपल लगेगा अगर आपने यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और एक अच्छी बात क्या है, और एक अच्छी बात यह है कि नमो सर और जयंत सर जो यहाँ पर आपके फिजिक्स के टीचर्स हैं, वो आपके साथ में ऑलरेडी वेक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेशन है ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है और 12th क्लास के बच्चों को ऑलरेडी इस टाइम तक आते आते, जब आपकी जेई मेंस की जो अभी डेट है 3 महीने के बाद आ चुकी है, ठीक है, तो इस टाइम तक आते आते आपको वेक्टर्स में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फीलिंग आने लग जाती है। ठीक है, सो यहां पर हम बहुत ज्यादा जो बेसिक्स हैं उन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत बेसिक लेक्चर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप टॉपिक देखकर 9th के बच्चे भी हैं, यहाँ पर 10th के भी बच्चे हैं, कुछ 11th के बच्चे हैं जो यहाँ पर टॉपिक सीखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो यहाँ पर अभी 12th में नहीं है, ठीक है, देन इन दैट केस आपको वेक्टर्स अगर बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आपने नमो सर के जो यहाँ पर लेक्चर्स हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर, जो यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको देखना चाहिए। आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट वी माइट स्पेंड अ लिटिल लेस टाइम एज कंपेयर टू व्हाट नमो सर हैज स्पेंड ऑन टीचिंग यू द बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि हम यहाँ पर 12वीं के बच्चों के लिए ये सेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। चैतन्य यहाँ पे परेशान हो रहा है कि सर रिकॉर्डेड तो नहीं है। नहीं बेटा, यहाँ पर लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं आपके। ठीक है, ऑलराइट, चलो सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर अगर कोई नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ में तो आई गेस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चों यहाँ पर जो आपकी जेई अनअकैडमी जेई की टीम है वो काफ़ी मेहनत से आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, फ्री में प्रोवाइड कर रही है। तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करो और शेयर करो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, विद द हैशटैग जेई लाइव डेली। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो कनेक्शन है, आपके जो फ्रेंड लिस्ट में, उनको भी पता चलेगा कि यहाँ पर इंडिया में अब एक रिवॉल्यूशन आ चुका है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए यहाँ पर ज़्यादा पैसा अब स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आप एक्चुअली घर बैठे भी अब क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो। ठीक है, सो डू शेयर दिस लेक्चर विद द हैशटैग जेईई लाइव डेली। ठीक है, विच इज अवर सीरीज हियर। ऑलराइट, चलो, और बच्चों यहाँ पर हमारे साथ ऑलरेडी टेलीग्राम ऐप का जो ग्रुप है उसके ऊपर 21,000 के लगभग बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी भी इस ऐप के थ्रू कनेक्ट नहीं किया है बाकी सारे बच्चों के साथ में, तो इसको आज ही के आज डाउनलोड करो टेलीग्राम ऐप को और अपने ब्राउजर में जाकर लिखना होगा आपको tinyurl.com/JEE लाइव चैट, ताकि आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बन पाओ जिसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे बच्चे हैं। ठीक है, इस ग्रुप में अच्छी बात यह है बच्चों कि हम रेगुलरली आपके साथ में अपडेट्स और लेक्चर नोट शेयर करते हैं और आपको यहां पर एक आउटलेट भी मिलता है हम सारे टीचर्स के साथ में डिस्कशन का। ठीक है, वो टेलीग्राम के ऊपर आप अलग से कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, और साथ ही साथ एक बात बता होनी चाहिए बच्चों आपको कि हम जो चारों टीचर्स हैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ाते हैं। ये अनअकैडमी का ही प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल भी अनअकैडमी का ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहां पर आपको कुछ बेसिक सब्सक्रिप्शन फी देनी होती है क्योंकि ये जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए है मेनली। ठीक है, यहां पर आपकी जो क्लासेस होंगी बच्चों पूरी तरह से लाइव क्लासेस होती हैं, लेकिन फायदा ये मिलेगा आपको कि बाय चांस अगर आपका कुछ छूट गया है या फिर आप अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि सर ने कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ा दिए हैं, देन वो टॉपिक्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे ताकि आपका बैकलॉग बड़े ही आसानी से
कवर हो जाएगा, ठीक है। सो इफ समवन इज थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग अनअकैडमी प्लस तो उसने बेझिझक ज्वाइन करना चाहिए, उसको सारा कंटेंट वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, उसमें साथ ही साथ बच्चों बेनिफिट क्या है कि आपको हर 3 लेक्चर के बाद में डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से मिलता है। अभी तक आते आते काफी सारे बच्चों के डाउट्स इकट्ठा हो गए होंगे, उनको क्लियर करना है तो अनअकैडमी प्लस एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बन सकता है बच्चों आपके लिए। और टेस्ट सीरीज भी बच्चों अब टाइम आ चुका है कि आखिरी के 3 महीने में अगर आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है देन यू शुड बी गिविंग वेरी गुड लेवल टेस्ट सीरीज। वो कैसी होनी चाहिए? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपकी एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाली है। तो मेक श्योर दैट अनअकैडमी प्लस पे ये जो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं आप इनका यूज अच्छे से करो, ठीक है। और यहां पर आपको अगर ज्वाइन करना है अनअकैडमी प्लस तो ऐप डाउनलोड करके बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप बच्चों यहां पर काफी अच्छा रेटेड ऐप है। यहां पर जो आपको कंटेंट मिलेगा आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। बहुत अच्छी बात है यहां पे जो प्लस सेक्शन है उसमें जाके आप IIT JEE को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आप सारी लाइव क्लासेस बच्चों मोबाइल के ऊपर भी अटेंड कर सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड बेनिफिट ऑफ इट। अगर यहां पर काफी सारे बच्चे हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, है ना, तब भी यहां पर उन क्लासेस को छोड़ते नहीं है, वो उन क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं, उनका बैकलॉग नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच इज रियली अमेजिंग, वहां पर बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, और अगर आप ये कर रहे हो बच्चों, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो देन 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज रियली अफोर्डेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। 12 मंथ और 24 मंथ का आप यहां पे सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट देख सकते हो। दिस इज आफ्टर अप्लाइंग द JEE लाइव कोड, ठीक है। यहां पर आप ये कोड यूज कर सकते हो जो आपको 10% डिस्काउंट देता है ओवर एंड अबाउ जो यहां पर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपको नजर आ रही है, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दिस बेसिक इंफॉर्मेशन आई थिंक वी कैन नाउ प्रोसीड विद टुडेज टॉपिक विच इज वेक्टर अलजेब्रा। ऑलराइट, चलो तो विकास यहां पर मेरे ख्याल से काफी टाइम से वेट कर रहा है कि यार जल्दी से यहां पर स्टार्ट करते हैं। आदित्य भी है यहां पर हमारे पास में, और कौन कौन है? दानिश है, VK शर्मा, हमारे रेगुलर बच्चे हैं यहाँ पे कुछ, रोहिणी शर्मा, गुड, ऑलराइट, हरप्रीत, मोहम्मद सोफुल, ऑलराइट, गुड बच्चों। चलो तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विथ वेक्टर्स। तो यहाँ पर क्या आपको पता है कि इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ पर पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये हम एरो से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमने ये ही जो रिप्रेजेंटेशन है आखिर क्यों चुना वेक्टर्स को दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप क्योंकि यहां पर काफी सारा फिजिक्स पढ़ चुके हो तो आई गेस आप इस बात को मानोगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, डिस्टेंस एक क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक और क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस अगर मुझे कवर करना है तो A से लेके B तक जाने में मैं एक्चुअली जो पाथ है उसको फॉलो करते हुए कैसे भी जा सकता हूं, ठीक है, इट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन मुझे अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन करना है तो मैं सीधे क्या देखूंगा, मेरा पूरा ध्यान क्या होना चाहिए? A से लेके B तक। A से लेके B तक अगर मैं जाने के लिए कोशिश करूंगा देन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी आर डूइंग, ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए ये क्वांटिटी अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हमने कितना लेंथ ट्रैवल किया वो तो ठीक है, लेकिन हमने एक बात भी यहां पर बता दी कि मैं A से लेके B तक जा रहा हूं, तो इसके अंदर क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन वाला कंपोनेंट भी आ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, हमें फिजिक्स के क्वेश्चंस के थ्रू ये ऑलरेडी पता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी के अंदर हमें केवल मैग्नीट्यूड बताने से काम चल जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसके अंदर हमें डायरेक्शन का भी यूज करना पड़ता है, डायरेक्शन का भी यहां पर हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन क्या इतना ही सफिशिएंट है? क्या मैं आपको बोलूं कि अगर कभी भी आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा? काफी सारे बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं कि सर यहां पर एंगल जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए सर, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने एंगल का डायरेक्शन बताया हुआ है। एंगल का डायरेक्शन क्या होता है? एंगल अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा है तो फिर ये पॉजिटिव होगा, और आपने अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया है तो फिर ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सर यहां पर तो डायरेक्शन है, यहां पर मैग्नीट्यूड भी है कि ये 30 डिग्री का है लेकिन पॉजिटिव है, ये 30 डिग्री का है लेकिन नेगेटिव है, तो यहां पर भी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है। तो यहां पर अगर ऐसे क्वांटिटीज कुछ मेरे पास आती हैं जिनके अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं, तो क्या ऐसी हर क्वांटिटी को मुझे वेक्टर क्वांटिटी बोल देना चाहिए क्या? जल्दी बताओ, क्या मुझे यहां पर एंगल को वेक्टर क्वांटिटी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि एंगल के अंदर हम यहां पर क्या बताते हैं, हम यहां पे सेंस ऑफ रोटेशन भी बताते हैं, हम यहां पे डायरेक्शन भी बताते हैं, तो क्या यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया? नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा।
ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेक्टर हम उस चीज को बोलेंगे, वेक्टर हम उस क्वांटिटी को बोलेंगे जो क्या फॉलो करेगा? लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर कोई क्वांटिटी फॉलो करता है तभी उसको कैटेगराइज किया जाएगा वेक्टर के अंडर। ठीक है, नाउ दिस इज द की पॉइंट जो आपको यहां पर कंफ्यूजन से अलग रखेगा, कंफ्यूजन से दूर रखेगा। यहां पर और एक यहां पे बहुत ही फेमस एग्जांपल है जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहां पर करंट जो है इसका भी तो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहां पर हम इस टाइप की बातें करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो वहां पर फिर से बच्चों का डाउट आता है मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए, सर यहां पर बताओ कि क्या अब आपका करंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगा क्या? तो यहां पर आपका करंट भी जो है वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी बच्चों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहां पर अगर मुझे इस तरह से एक फिगर दिया है कि मेरे पास जो यहां पर वायर से वो कनेक्टेड है, मेरे पास 3 एंपियर का करंट, 4 एंपियर का करंट आ रहा है, तो फाइनली इस पॉइंट के आगे कितना करंट बहने वाला है? तो यहां पर मुझे कोई लोड नहीं आएगा ये बताते हुए कि यहां पर 7 एंपियर का करंट हो जाएगा। ठीक है, मैं बिना किसी लोड के इसको बता सकता हूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि यहां पर कितना एंगल है। ये एंगल अगर मैं चेंज भी कर दूं तो भी इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर तो 7 एंपियर ही आने वाला है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हमने क्या एडिशन के लिए कुछ सोचा? क्या हमने कुछ नया सोचा? नहीं, हमने यहां पर जैसे एडिशन बचपन से हमें आता है वही हमने यहां पे एडिशन कर दिया 3 और 4 का, और हमें यहां पे रिजल्टेंट मिल गया। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो करंट जो है बच्चों वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके पहले जो एंगल था वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं था। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी था। जो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो आप यहां पे सॉल्व कर चुके हैं बहुत बार, वो है फोर्स। ठीक है, फोर्स आपका क्या है? फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अगर आपके पास में ऐसा कोई सिनेरियो है कि आपके पास में एक फोर्स जा रहा है हॉरिजॉन्टल 4 न्यूटन का, और एक फोर्स जा रहा है 3 न्यूटन का, किस डायरेक्शन में? थीटा एंगल पे जा रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इसका रिजल्टेंट कितना होगा इस फोर्स का? तो यहां पर मुझसे आप क्या सवाल पूछोगे? सर पहले तो ये बताओ कि ये एंगल कितना है। अगर आप मुझे ये एंगल नहीं बताओगे तो हम इसका रिजल्टेंट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहां पर आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, आपको पता है इसका आंसर डायरेक्टली 7 नहीं निकल के आने वाला है, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे ही आप इस टाइप का डिस्कशन करने लगते हो कि एडिशन करने के लिए आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, देन सच क्वांटिटीज आर नाउ कैटेगराइज्ड एज वेक्टर्स, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगने वाला है टू फाइंड द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट फाइंड कैसे करते हैं, आई गेस उसका डिस्कशन आगे चल के हम करने वाले हैं। और यहां पर कुछ बच्चे यहां पर लाइव चैट में मुझसे पूछ रहे हैं, सर आपके पास में वेक्टर और स्केलर के अलावा टेंसर क्वांटिटीज भी होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन अभी के डिस्कशन के लिए उसको अलग रखते हैं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा एक पेंडोरास बॉक्स है। वो अगर ओपन कर देंगे तो शायद आज का डिस्कशन उसी के ऊपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस कीप फोकस ऑन व्हाट वी वांट टू डिस्कस। वी वांट टू डिस्कस वेक्टर क्वांटिटीज हियर। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान से देखो, मैंने अभी तक स्केलर वर्ड भी कहीं पे यूज नहीं किया है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज तो हमें पता ही है। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, आप यहां पर अगर मास बताते हो या वॉल्यूम बताते हो, उसके अंदर आप डायरेक्शन नहीं बताते, वो हमारी हो जाती है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर्स क्वांटिटीज को हमें यहां पे समझना स्टार्ट करना है। ऑलराइट, तो पायल बेटा टेंसर क्वांटिटीज आज डिस्कस नहीं करेंगे। माहिर टेंसर क्वांटिटीज हम यहां पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं आज। उसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो बहुत ही अमेजिंग सा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन सम अनदर डे, नॉट टुडे। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़े। चलो, तो इसी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर अब ये जो बढ़िया सा रिप्रेजेंटेशन आया हमारे पास वेक्टर का, वो कैसे आया। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स एक किस तरह से होता है? एक एरो के थ्रू होता है। अब एरो से मैं उस चीज को रिप्रेजेंट क्यों कर पा रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी को मैं एरो से क्यों रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, वो यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर सोचो कि आपके पास में क्या था? लाइन था। ठीक है, ये डिस्कशन जो बिल्कुल बेसिक लग रहा है, ये आपको ज्यादा क्लैरिटी देगा कि यहां पे हमने और कोई यहां पे सिंबल क्यों नहीं चूज किया टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ठीक है, तो हमें अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझना है तो हमें यहां पे पहले डायरेक्टेड लाइन का कंसेप्ट समझना जरूरी है। आपके पास में अगर कोई भी एक लाइन है, ठीक है, तो उस लाइन को आप यहां पे डायरेक्शन दे सकते हो बाय मार्किंग एन एरो ऑन इट। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में एक एरो लगा दिया, इस लाइन के ऊपर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एरो लगा दिया, तो अब ये दोनों लाइन क्या हो गई? डायरेक्टेड लाइन हो गई। ये वाली लाइन अब ऊपर डायरेक्शन शो कर रही है, ये वाली लाइन अब नीचे वाला डायरेक्शन शो कर रही है। यहां पर अब क्या करो, छोटा सा काम करो, इस लाइन को ना कट कर दो, इस लाइन को कट कर दो, और इस लाइन को कट करके एक छोटा सा लाइन सेगमेंट क्रिएट कर दो। अगर आप छोटा सा एक लाइन सेगमेंट क्रिएट करोगे तो ये जो फिगर बना है आपके पास में, ये बहुत अमेजिंग फिगर है। इस फिगर के अंदर डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन का वो पार्ट है,
और इस फिगर में अब क्या है, लेंथ भी है, क्योंकि हमने क्लिप कर दिया, उसको कट कर दिया, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया है, एक लेंथ आ गया है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फिगर है जो एक एरो की तरह दिख रहा है, ये फिगर में क्योंकि अब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए बिल्कुल सूटेबल है। एक वेक्टर को दिखाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में होता है और मुझे ये चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे अगर मैं बताना चाहूं तो ये हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है वो बता के मैं इसका डायरेक्शन क्लियरली इसको अब रिप्रेजेंट करके बता सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास जो यहां से ए से लेके बी तक का एरो है उसके अंदर सबसे पहले तो जो लेंथ आ रहा है उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। जहां से आपका एरो स्टार्ट हो रहा है दैट वुड बी योर इनिशियल पॉइंट, जहां पे आपका एरो खत्म हो रहा है वो हो जाएगा आपका टर्मिनल पॉइंट। इसको रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं, जो यूजुअल आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा पूरी तरह से आपको लिखना अगर है तो आप लिखोगे इसको ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर इज व्हाट वी हैव रिप्रेजेंटेड इन द फिगर थ्रू एन एरो। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए आपको जब भी वेक्टर मानना होगा, यूजुअल तरीका यह है कि हम यहां पर इसको स्मॉल लेटर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कुछ भी मानो, लेकिन स्मॉल लेटर्स होना चाहिए। इस केस में हमने ए वेक्टर इसको माना है। सो द नोटेशंस गोज समथिंग लाइक दिस, जहां पे हम छोटे लेटर्स के ऊपर डायरेक्टली एरो लगा देते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो एंड पॉइंट्स के एक्चुअली आपके क्या है, नोटेशंस हैं। ठीक है, यहां पर एंड पॉइंट्स के जो वैल्यूज है वो अगर कैपिटल है, कैपिटल बी है, देन इट इज रिटन एज ए बी वेक्टर। क्लियर है? ऑलराइट, एडवांस लेवल क्वेश्चंस ऑन एओडी, अरे माहिर बेटा वो सब भी होगा, लेकिन आज जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ है आई थिंक वो फार मोर इंटरेस्टिंग है एज कंपेयर टू व्हाट यू आर सजेस्टिंग। ठीक है, यहां पर पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। इस इंटरेस्टिंग से डिस्कशन को कंप्लीट करने के बाद में हम क्विजेस का डिस्कशन करेंगे कि क्विज में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। ठीक है, और रेगुलरली बच्चों आपकी क्विजेस भी हो रही है जो शाम को होती हैं, तो डोंट मिस आउट ऑन दोज लेक्चर्स ऑल्सो जो लाइव हो रहे हैं। लाइव लेक्चर्स में आपकी जो प्रैक्टिस होती है उससे आपको टाइमर में जब आप टाइम लगा के जब प्रैक्टिस करते हो, सो यू एक्चुअली गेट द फील ऑफ टेस्ट। यहां पर आपकी टेस्ट हो रही है, आप जल्दी से जल्दी बाकी बच्चों से पहले आंसर बताने की कोशिश करते हो, उसके अंदर आपकी सिली मिस्टेक होती है, उसके अंदर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इंप्रूव। ठीक है, तो क्विज वाला यहां पर किसी भी बच्चे ने सेशन मिस नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, चलो, तो आई गेस यहां पर अब धीरे धीरे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल टर्मिनोलॉजी हो सकती है यहां पे नल वेक्टर। सभी बच्चों को पता है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर होता क्या है, एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अब अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ही अगर जीरो हो गया मतलब वहां पे एरो है ही नहीं। उसका मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है जीरो, लेकिन अभी यहां पे वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो यहां पर मैं किस डायरेक्शन में मानूं इस वेक्टर को, सोच के बताओ। यहां पर नल वेक्टर को मैंने किस डायरेक्शन में मानना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में मानो। ठीक है, नल वेक्टर का आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, उससे फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो फोर्स क्या है, फोर्स आपका यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने फोर्स कितने न्यूटन का लगाया, लेट से मैंने अपने आप के ऊपर फोर्स लगाया 0 न्यूटन का। तो 0 न्यूटन का अगर मैंने फोर्स लगाया, या फिर लेट से मैंने इस रिमोट के ऊपर फोर्स लगाया 0 न्यूटन का, ठीक है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा कि मैंने 0 न्यूटन का फोर्स यहां से लगाया या 0 न्यूटन का फोर्स यहां से लगाया, 0 न्यूटन का फोर्स ऊपर से लगाया। तो आप एक्चुअली क्या कर सकते हो, अगर आपके पास में एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, तो आर्बिट्ररी आप उसको कुछ भी डायरेक्शन मानो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नल वेक्टर का आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है, दैट्स व्हाट वी वांट टू लर्न हियर। ठीक है, ऑलराइट, एंड नेक्स्ट हम क्या देखना चाहते हैं, यहां पे जल्दी जल्दी यहां पर बेसिक कांसेप्ट्स हम कवर करेंगे ताकि क्वेश्चंस के ऊपर आ पाएं और ये देख पाएं कि एग्जामिनेशंस में आप वेक्टर्स के कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि आपके वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं किसी एक ए वेक्टर के अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आखिर होगा क्या। कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से आप ये सोच के देखो कि डायरेक्शन चेंज होगा क्या, आपका डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा आपका। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो रिप्रेजेंटेशन वाइज आपका एरो का लेंथ चेंज हो जाएगा। तो अब एरो का लेंथ एक्चुअली बढ़ भी सकता है कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से और कम भी हो सकता है। अगर आपने कांस्टेंट क्वांटिटी कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दी है तो एरो का लेंथ कम हो जाएगा। अगर आपने फ्रैक्शन क्वांटिटी 1 से बड़ी मल्टीप्लाई कर दी है तो एरो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो वेक्टर मल्टीप्लाई, वेक्टर को अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्शन वही रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन वाइज एरो का लेंथ चेंज होगा। ठीक है, ये हम यूज करेंगे आगे चल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले यूनिट वेक्टर्स उसके अंदर। ठीक है, क्या करेंगे यहां पे, हम यहां पर
कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि एरो का लेंथ किस तरह से चेंज हो रहा है। डायरेक्शन तो कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होने वाली। लेकिन अगर यहां पर जैसे पायल है और कौन है यहां पर यूपी वाला, ऑलराइट, यूपी वाला एक बच्चा यहां पे जो बोल रहा है डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट जो मैंने बोला। लेकिन क्या यहां पे कोई एक एक्सेप्शन है? क्या यहां पे कोई एक्सेप्शन है? यहां पे क्या मैं कुछ और तरीके से डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं क्या? सर एरो का क्या रोल है? एरो बेटा आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये कितने लेंथ का है और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर यही दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, दैट्स व्हाई एनी वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऑलराइट। सो यहां पे ध्यान से देखिए सारे बच्चे, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं किसी नेगेटिव क्वांटिटी से, बहुत बढ़िया, सत्यम ने यहां पे आंसर दिया। यहां पर अगर मैं नेगेटिव करता हूं किसी नेगेटिव क्वांटिटी से तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। यहां पर अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है a के अंदर -2, तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे दो चीजें चेंज हुई हैं। एक तो एरो का लेंथ बढ़ गया है और एरो अब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो लाइन रहेगा, लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, यहां पर बस क्या हो गया, उस तरफ जाने की जगह फोर्स अब इस साइड लग रहा है, ऐसे कुछ आप मान सकते हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कैन डू। यहां पर स्केलर मल्टीप्लाई करने से हम ये दो काम कर सकते हैं, एरो का लेंथ चेंज कर सकते हैं, और अगर मुझे जरूरत पड़ रही है कि मैं एरो को पलट दूं तो हम एरो को पलट भी सकते हैं। अब एरो को पलटना जरूरी है, आगे चल के आपको समझ में आएगा कि हम यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स जब समझेंगे तो उसके अंदर हमें एरो को पलटने की जरूरत पड़ती है, वो इस कंसेप्ट का यूज करके होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इफ यू मल्टीप्लाई बाय 0, श्योर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अगर आप बेटा 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर 0 हो ही गया है तो डायरेक्शन का मुझे लोड ही नहीं है। डायरेक्शन आप कुछ भी बता दो, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्यों श्योर? ये क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, क्या करना है यहाँ पे? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। कांस्टेंट आप यहाँ पे 2 देख रहे हो, कांस्टेंट आप -2 देख रहे हो, कांस्टेंट आप -½ देख रहे हो। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप। आई गेस यहाँ पर आप 12th के बच्चे हो। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो सकता है कि वो 9th के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो। तो यहाँ पे मेक श्योर दैट यू हैव द राइट क्लास इन विच यू आर। ठीक है, यहां पर आपकी जो क्लास चल रही है ये 12th के बच्चों के लिए है। ज्यादा से ज्यादा 11th के बच्चे इसको अटेंड करेंगे तो इट इज ओके, लेकिन इससे लोअर क्लासेस के बच्चे अगर ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप नमो सर की क्लास जाके देखो, जहां पर वेक्टर्स और ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट, गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई करने से यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, वेक्टर उल्टा भी हो सकता है और लेंथ भी चेंज हो सकती है। ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यूनिट वेक्टर इज। यूनिट वेक्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, हम आगे चल के इसका मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर जैसे नाम से समझ में आ रहा था, वैसे यूनिट वेक्टर भी आपको नाम से समझ में आना चाहिए। यूनिट मतलब 1। ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही 1 के बराबर है, दैट विल बी कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। अब मैं यहां पर क्या करूं, मैं अगर यहां पर यूनिट वेक्टर बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बना सकता हूं? बहुत ही आसान काम है। हर एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मैं ये देखूं कि उसका मैग्नीट्यूड 1 करना है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को आपको 1 करना है। डायरेक्शन तो यहां पे यूनिट वेक्टर का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर लेट अस से मेरे पास एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो ए वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है, मुझे चाहिए कि मुझे इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जनरेट करके बता दो। इसी डायरेक्शन में अगर मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसके लेंथ को छोटा कर सकता हूं। छोटा करके मैं क्या बोल सकता हूं कि यार इसका लेंथ एग्जैक्टली 1 के बराबर कब होगा? तो इसका लेंथ 1 के बराबर तब होगा जब मैं इसके ही मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दूंगा। मैग्नीट्यूड आपका जो था उसको आप अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में जो नया वेक्टर बनेगा वो कैसा होगा? 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होगा। ठीक है, ऑलराइट। यहां पर इस एरो का लेंथ लेट अस से 2 था, आपने इसको 2 से ही डिवाइड कर दिया तो नया एरो का लेंथ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? ऑलराइट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अरे पराग, यहां पे आपने क्या बात कर दी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिस्कशन होगा लेकिन आज नहीं होगा। आई थिंक यहां पर हमारे साथ काफी सारे नए बच्चे रेगुलरली जुड़ते रहते हैं, तो उनके क्लैरिफाई कर देता हूं मैं। यहां पे बच्चों आपकी क्लासेस रेगुलरली होती है 9 to 10। These are as good as your regular classes in coaching institutes। ठीक है, यहां पर आपको फायदा क्या है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है विद बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, यहां पर आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रही। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि यहां पर आपको केवल कुछ एक टॉपिक पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हमने जिम्मेदारी ली है कि यहां पर हम एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाएंगे। ठीक है, आपको यहां पर डायरेक्टली मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आपको थोड़ा वेट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर काफी सारे बच्चे हमारे साथ में, लगभग हमारे साथ में 4,20,000 4,30,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो यहां पर पूरा कंटेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज अ रेगुलर लेक्चर। तो यहां पर रेगुलर लेक्चर हमारा जो है बेसिक से स्टार्ट हुआ है और इसी को आगे बढ़ाएंगे हम कहानी को, और एक बार वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तक भी फाइनली पहुंचेंगे। ठीक है, एज हम किसी बुक में पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट हमेशा कहां से होता है, बेसिक से स्टार्ट होता है। आई गेस यहां पर जो बच्चे क्वेरीज इस तरह की पूछ रहे हैं, क्या उनको क्लियर है यहां पर क्लासेस किस तरह से हो रही हैं? ठीक है, आई गेस नाउ वी कैन प्रोसीड विद द रेगुलर लेक्चर। ठीक है, ऑलराइट, चलो। लेकिन बच्चों यहां पर मुझे लगता है कि ये जो बेसिक डिस्कशन चल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आपके फंडे क्लियर नहीं है तो आप आगे जाके गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स नॉट टेक दीज बेसिक डिस्कशंस लाइटली। ठीक है, इनको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देके समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने बोला क्या है कि यूनिट वेक्टर अगर मुझे क्रिएट करना है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर इसका लेंथ 2 था तो मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यूनिट लेंथ 1 हो जाएगा उसका। ठीक है, तो उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है मुझे, और इसके लिए हमने एक स्पेशल सिंबल भी बना के रखा है। अगर मुझे किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या था, ए के ऊपर एरो लगा देते थे। अब यहां पे यूनिट वेक्टर है सिग्निफाई करने के लिए ए के ऊपर उसने एक कैप बना दिया, इसको बोलते क्या है, कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए कैप। ए कैप अपने आप में ये क्या इंडिकेट करेगा, यूनिट वेक्टर है ऐसा इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास में अगर यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार ए वेक्टर की डायरेक्शन में आप मुझे 10 यूनिट्स का एक वेक्टर बना के बताओ, ए वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे 10 यूनिट्स का एक वेक्टर बना के बताओ। अब मुझे ये तो पता नहीं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले ए वेक्टर की मदद से एक यूनिट वेक्टर जनरेट कर सकता हूं, और अगर मैंने यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में जनरेट कर लिया तो उसके अंदर 10 मल्टीप्लाई करके पक्के से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फाइनली 10 हो जाएगा। सो वी कैन एक्चुअली फाइंड न्यू वेक्टर्स जिनका एक रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होता है। ठीक है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने क्या डिसाइड किया कि हमारे पास जो 3-4 इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हो सकते हैं उनको पहले से कुछ नाम देके रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं। हमारे पास जो 3D में कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है उसके अंदर z एक्सिस भी होता है। ठीक है, x और y एक्सिस तो हम बहुत टाइम से देखते आए हैं। ठीक है, अगर आप x और y एक्सिस के जो बनने वाला प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नया एक्सिस क्रिएट कर दोगे तो उसको हम z एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब आप यहां पर बस क्या करो, आप इन तीनों एक्सिस के अलोंग एक एक यूनिट वेक्टर डिनोट करके रख दो। ठीक है, तो हमने वो काम यहां पे कर दिया। हमने क्या बोला कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी यूनिट वेक्टर कभी लिखने की कोशिश करूंगा तो उसका नाम हमेशा क्या होगा, आई कैप उसका नाम होगा। अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी यूनिट वेक्टर लिखने की कोशिश करूंगा तो उसका नाम क्या होगा, जे कैप होगा। और वैसे ही अगर मैं जेड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो उसका नाम के कैप होगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ है कि आपके पास में अगर यह लिखने की जरूरत पड़ रही है कि मैं चलना चाहता हूं 2 यूनिट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, मैं चलना चाहता हूं 2 यूनिट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब इस बड़े से स्टेटमेंट को मैं एक बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन से लिख सकता हूं। कितना कर सकता हूं मैं, 2i कैप। 2i कैप क्या सिग्निफाई कर रहा है, आपकी डायरेक्शन कितनी है, डायरेक्शन आपकी आई कैप वाली है, मतलब आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलना स्टार्ट कर रहे हो, और आपका मैग्नीट्यूड कितना है, आप कितना दूर चलना चाहते हो, आप बेसिकली 2 यूनिट उसके अंदर चलना चाहते हो। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का ये फायदा होता है। अब मैं अगर यहां पर आपको बोलूं कि अब मैं यहां पे दोनों काम करना चाहता हूं, मैं एक्स एक्सिस के अबाउट तो 2 यूनिट चलना चाहता हूं और वाई एक्सिस के अलोंग मैं एक्चुअली 3 यूनिट चलना चाहता हूं। ठीक है, मैं वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चलना चाहता हूं, तो यहां पर इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली इस लाइन को छोड़ के अब अंदर घुस गया मैं। ठीक है, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस के अलोंग चलना स्टार्ट करूंगा, तो 2 यूनिट तो मैंने चल दिया ऑलरेडी, उसके बाद मैं 3 यूनिट चलना चाहता हूं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मैं चलना चाहता हूं 3 यूनिट, तो मैं यहां पे इसको बोलूंगा कैसे, बिना इसको ज्यादा एक्सप्लेन किए अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं ताकि सामने वाला भी समझ जाए, तो मैं किसका यूज करूंगा, फिर से यूनिट वेक्टर का यहां पे यूज करूंगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर कितना है, जे। ठीक है, उसके अंदर अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास दोनों काम हो जाएंगे, मेरा डायरेक्शन भी सिग्निफाई हो गया कि जे वाला डायरेक्शन है, और मेरा मैग्नीट्यूड भी सिग्निफाई हो गया कि यहां पे 3 का मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर 3 जे कैप भी आपने ट्रैवल कर दिया, लेकिन आपने दोनों किया।
आपने ये भी किया और आपने ये भी किया, तो टोटल अगर आपने कितना किया कोई पूछेगा तो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट का आंसर यहां से आ जाएगा। नाउ दीज आर रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स, ठीक है, कि आपके पास में फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका आंसर आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट कर दो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट कर दो तो आपके पास में जो एरो बन रहा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। नाउ दैट डिस्प्लेसमेंट वाला एरो इज नथिंग बट 2i + 3j, ठीक है। अब इस टाइप की चीजें हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया है अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। क्लियर है? ऑलराइट, नाउ इफ वी आर क्लियर अबाउट यूनिट वेक्टर्स वी कैन नाउ टेक थिंग्स टू नेक्स्ट लेवल, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पोजीशन वेक्टर्स आर। लेकिन यहां पे फिर से कहानी को पहले 2D में देखते हैं, उसके बाद में इसको ले जाएंगे 3D में, ठीक है। अब यहां से आपके क्वेश्चंस बनना एक्चुअली स्टार्ट होंगे। ऑलराइट, तो यहां पर आपके पास में अगर 2D में एक फिगर देता हूं मैं, आपके पास में x एक्सिस है, आपके पास में y एक्सिस है और आपके पास में एक पॉइंट है। आपके पास जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपको लिखते आता है ऑब्वियसली, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सबको आती है। तो यहां पर मैं अगर इस पॉइंट को xy प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो उसको मैं x, y से लिख पा रहा हूं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टली x के अलोंग x डिस्टेंस चला होगा और y एक्सिस के अलोंग y डिस्टेंस चला होगा, तभी मेरे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया है? x, y निकल के आया है। लेकिन अभी अभी जो हमने यहां पे थॉट लाया है, क्या थॉट लाया है कि अगर मैं इसको वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या मैं वाकई इसको कर सकता हूं? क्या इस P पॉइंट को मैं वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? अगर कर सकता हूं तो उसी को हम पोजीशन वेक्टर बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर बेसिकली क्या है पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है? आपको किसी एक पॉइंट का लोकेशन है, किसी एक पॉइंट का पोजीशन है जो वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करके बताना है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें उसका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी पता था, किसी भी पॉइंट को हम x, y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करना है, तो वेक्टर्स अगर इंट्रोड्यूस करना है तो यहां पे बहुत ही सिंपल सी बात है, x, y क्या सिग्निफाई कर रहा है कि मैंने x के अलोंग कितना चला, तो x के अलोंग अगर मैं चलता हूं तो यहां पर मुझे पता है कि i कैप उसके आगे मल्टीप्लाई कर देने से सामने वाले को समझ में आता है कि यहां पे मैंने ये x डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग चला है। i कैप मल्टीप्लाई करने से सामने वाले को समझ में आता है, क्योंकि i कैप क्या है? x एक्सिस की डायरेक्शन में एक वेक्टर है। और वैसे ही आपका y एक्सिस के डायरेक्शन में जो आपका वेक्टर है वो कौन सा है? वो आपका वेक्टर j कैप है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल क्या आने वाला है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आने वाला है, ठीक है। मैंने पहले तो इतना डिस्प्लेसमेंट किया, फिर उसके बाद मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो मैंने ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना किया? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो मैंने इतना सा ही किया, मैंने O से लेके P तक ही ट्रैवल किया है बस, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपका x i कैप प्लस y j कैप इंडिकेट कर रहा है दिस इज योर OP वेक्टर, दिस इज योर ओपी वेक्टर, ठीक है। अगर ये आपका ओपी वेक्टर है तो यहां पर हम छोटी सी बात और निकालना चाहते हैं। यहां पे पोजीशन वेक्टर तो हमारे पास आ ही गया है, पोजीशन वेक्टर निकालने में हमें इसका मतलब कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। आपके पास अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो उस कोऑर्डिनेट के आगे आई कैप जे कैप लगा दो और ऐड करके लिख दो, आपके पास में पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। इट इज दैट इजी। आपके पास में x पहले से था, मैंने आई कैप लगा दिया, y पहले से था, मैंने जे कैप लगा दिया, दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास पोजीशन वेक्टर जनरेट हो गया है। पोजीशन वेक्टर हमेशा कैसे दिखाई देगा? पोजीशन वेक्टर आपको हमेशा ऐसे दिखाई देगा कि वो ओरिजिन से जनरेट हो रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है। अब मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं यार इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। मेरे पास ये जो नया वेक्टर आया है, ब्लू कलर का जो वेक्टर आया है, उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं r से डिनोट कर रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? तो यहां पे फिगर देख के तो मुझे बहुत ही आसानी हो रही है। मुझे फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है यार, अगर मुझे ब्लू एरो का लेंथ निकालना है तो क्यों ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहां पर ब्लू एरो का जो लेंथ है वो आना चाहिए अंडर रूट के अंदर x² + y²। दिख रहा है सारे बच्चों को? अंडर रूट ऑफ x² + y² करने से मेरे पास ब्लू एरो का लेंथ आना चाहिए। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एरो का लेंथ, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट कैसे होगा? पहले तो वेक्टर लिख दो और उसके आगे मॉडुलस का साइन लगा दो। मॉडुलस के अंदर अगर आप ओपी वेक्टर लिखते हो मतलब आप यहां पे केवल डिस्टेंस डिनोट कर रहे हो, आप यहां पे डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। जबकि ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर दोनों चीजें हैं, इसके अंदर डायरेक्शन भी है और इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है। जबकि नीचे वाले इक्वेशन में क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है। ये आपका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन किसके अंदर? अगर आपके पास में 2D में क्वेश्चन है तो आपका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला कितना है? अंडर रूट के अंदर x² + y²। तो एक बार इसको देखते हैं। यहां पे अगर मेरे पास फिगर नहीं है, भूल जाओ कि यहां पे फिगर है, मेरे पास डायरेक्टली क्वेश्चन है।
मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरा वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और मुझे अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं यहां पे क्या इन्फर कर पा रहा हूं कि मुझे यहां पे डायरेक्टली आई के कंपोनेंट का स्क्वायर और जे के कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लेना है। ठीक है, यहां पर इन वैल्यूज का आपको यूज करके आंसर निकालते आ रहा है, इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर। क्लियर हो रहा है? ओके चलो, तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन निकालते हैं यहां पे कि अब 3D के अंदर कोई डिस्कशन करना चाहेगा इसी सेम चीज का, किसका? पोजीशन वेक्टर का और मैग्नीट्यूड का, तो वो कैसे करेगा? पोजीशन वेक्टर का और मैग्नीट्यूड का डिस्कशन यहां पर 3D में कैसे होगा? तो यहां पर थोड़ा आप बच्चों विजुअलाइजेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे यहां पे अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से कि आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर तो डालना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आपको दिख गया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। आपने अगर देख लिया यहां पे कि हाँ यार ये एक रेड लाइन है जो एक्चुअली बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रही है, तो आपको यहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सोच के देखो, आपके पास में यहां पर जो डॉटेड फिगर दिख रहा है वो एक क्यूब है या क्यूबॉइड है। ठीक है, जो डॉटेड फिगर है वो क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड कैसा फिगर है? एक 3D फिगर है। ऑलराइट, तो यहां पर आपके पास में जो ओरिजिन है वो क्यूबॉइड के पीछे वाला फेस का कॉर्नर है, और जो आपके पास में पी पॉइंट है वो क्यूबॉइड के आगे वाले फेस का कॉर्नर है। ठीक है, इसका मतलब आपका जो एरो है ओपी वो पीछे वाले फेस से आगे वाले फेस की तरफ आ रहा है। तो आपका अगर वाई जेड प्लेन है, कौन सा वाला? बोर्ड वाला प्लेन, और आपका एक्स एक्सिस अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो 3D जब बोर्ड पे बनाने जाएंगे तो आपको इस तरह के स्क्यूड फिगर्स ही नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि ये जो ओपी है ये बाहर आ रहा है। ठीक है, यहां पर ओपी जो है बाहर आ रहा है आपके पास में, तो इसका मतलब अब मैं क्या इस ओपी का पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं क्या? क्योंकि इसका पोजीशन तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि ये पॉइंट जो है ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, लेकिन क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमने यहां पे बेसिक लॉजिक सीखा है उसी लॉजिक को 3D में अप्लाई कर देंगे। हम बेसिकली यहां पर चल कैसे रहे हैं? हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स चल रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई चल रहे हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड चल रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात है, यहां पर हम इस चीज को प्लॉट करके देख लेते हैं। हमारे यहां पे मूवमेंट कैसा है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने कुछ चला, फिर उसके बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने कुछ चला, फिर उसके बाद जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमने कुछ चला, और यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो हमने यहां पर डिस्प्लेसमेंट बहुत अलग अलग तरीके से किया है। हमने यहां पे 3 कंपोनेंट्स देखे। पहले हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस हुए, फिर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस हुए, फिर हम जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस हुए। लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो फाइनली तो आपने स्टार्ट जहां से किया और एंड कहां किया, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर मी। मतलब मेरे लिए अगर कोई डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कितना बताऊंगा कि ओपी वेक्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए बस, और ये जो ओपी वेक्टर है उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है उसी को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो इस केस में मैं जो जो स्टेप्स ले रहा हूं वो स्टेप्स एक एक करके लिख दूंगा कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। पहले तो एक्स चल रहा हूं आई कैप के अलॉन्ग, फिर उसके बाद वाई चल रहा हूं जे कैप के अलॉन्ग, और फिर उसके बाद जेड चल रहा हूं के कैप के अलॉन्ग। अब यहां पर बात आती है कि सर अब आप एक्सप्लेन करके बताओ कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्योंकि 2D में तो बहुत ही आसान था। 2D में हमारे पास क्या हो रहा था? 2D में हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम नजर आ रहा था। ठीक है, अगर वही चीज यहां पर भी हम देख पाएंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो यहां पर आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा? आपको स्टेप बाय स्टेप 2 बार पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। देखो यहां पर मैं कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास यहां पर जो रेड एरो है उसका लेंथ निकालना है, ऐसा टारगेट है। ठीक है, यहां पर फिर से ध्यान दो कि आपके पास में जो भी सारी साइड्स हैं, जो भी सारी यहां पर साइड्स है आपकी क्यूबॉइड की साइड्स हैं, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। अब यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा डायरेक्टली, लेकिन ये जो है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपके पास में ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर एजेस वाला बेस है। इसको अगर मैं अलग से बना के दिखाऊं तो शायद वो ऐसा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल, ऑल दीज एंगल्स आर एक्चुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री वाला ये पूरा एक्चुअली एक बेस है। ठीक है, ऑलराइट, तो अगर ये आपका बेस है तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ कि आपके पास में ये OP1 का लेंथ कितना होगा। OP1 का लेंथ कितना होगा, मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ये वाला लेंथ कितना होगा। तो ये लेंथ निकालना खास मुश्किल नहीं लगेगा शायद आपको, क्योंकि आप यहां पर क्या देख रहे हो कि ये जो आपका लेंथ है ये x लेंथ के बराबर है, और क्योंकि आपका ऊपर वाला लेंथ y है तो नीचे वाला लेंथ भी क्योंकि पैरेललोग्राम बन रहा है तो फिर y होना चाहिए। तो आपके पास में ये वाला लेंथ हो गया x, ये वाला लेंथ हो गया y, मतलब आपके पास में जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कितना हो जाएगा? एज यूजुअल राइट एंगल ट्राइंगल है तो सामने वाला हाइपोटेनस है तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर x² + y²।
कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आती है यहां पे मेन विजुलाइजेशन वाली बात। अब यहां पे ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो, क्या मैं यहां पे वर्टिकली जब ऊपर जाऊंगा, वर्टिकली जब ऊपर जाऊंगा तो क्या आप यहां पर देख पा रहे हो कि वर्टिकली ऊपर गए ना, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली ऊपर गए, तो ये वाला जो एंगल है रेड और ग्रीन लाइन के बीच में वो भी 90 डिग्री होना चाहिए। रेड और ग्रीन लाइन के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए। इज दिस क्लियर? दैट्स व्हाट यू नीड टू विजुलाइज हियर। तो अगर आप यहां से स्ट्रेट ऊपर जाओगे तो आप पी पॉइंट तक पहुंच जाओगे, लेकिन उस चक्कर में आपने यहां पर भी 90 डिग्री क्रिएट कर दिया। अगर आपने वहां पे 90 डिग्री क्रिएट कर दिया है और आपको यहां पर पता है कि ये जो वर्टिकल वाला डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो वो z है और ये जो लेंथ है आपका ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा सकते हो और ओपी वाला लेंथ निकाल सकते हो। यहां पर आपके पास में जो ट्रायंगल है वो ऐसा खड़ा हुआ ट्रायंगल है, ऐसा आपको इमेजिन करने की कोशिश करना है। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर मतलब यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कहानी यहां पे डायरेक्टली एक्स्ट्रापोलेट हो गई। जैसा हम 2D में फॉर्मूला इमेजिन कर रहे थे, जैसा 2D में फॉर्मूला समझ रहे थे, 3D में भी एग्जैक्टली वही फॉर्मूला निकल के आ रहा है। एक एक्स्ट्रा z कंपोनेंट उसके अंदर ऐड हो गया। अगर z नहीं होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आपका आंसर हो रहा होता, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब वेक्टर को देखते से अब मैं यहां पे मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, मुझे कोई लोड नहीं आएगा। आपको बस क्या करना है, मुझे वेक्टर देना है IJK के फॉर्मेट में। आपने अगर मुझे IJK के फॉर्मेट में वेक्टर दे दिया तो मैं तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट करके मैग्नीट्यूड बता के छुट्टी पा लूंगा। ठीक है, मुझे और ज्यादा यहां पे लोड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। सो आई थिंक अगर आपने यहां पर यह समझ लिया है कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई थिंक वी आर नाउ रेडी टू आई गेस डू अ वेरी इजी क्वेश्चन हियर। बट लेट अस स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस ताकि यहां पर आपका भी फ्लो बने। यहां पर काफी टाइम से आप केवल बातें सुन रहे हो, लेट अस ट्राई टू नाउ इनकॉर्पोरेट फ्यू क्वेश्चंस। जल्दी से यहां पर ट्राई करो। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक नया वेक्टर बताना है विच हैज मैग्नीट्यूड 3। कैसे करेंगे? यस, आकांक्षा यहां पे बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला है वो, बिल्कुल सही। और वो आया कैसे? यहां पर पाइथागोरस थ्योरम 2 बार लगा के आया है। बहुत बढ़िया। वेक्टर्स के कितने लेक्चर होंगे निश्चित? हम कोशिश करेंगे कि यहां पे सब कुछ डिटेल में पढ़ें। अगर सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे तो आई गेस यहां पे 5-6 लेक्चर तो कम से कम हमें लगेंगे वेक्टर्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, विच इज आई थिंक गुड इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल अप टू एडवांस लेवल। ऑलराइट, यहां पर कुछ बच्चे 7 बता रहे हैं। नाउ व्हाट इज 7? व्हाट इज 7? मुझे एक वेक्टर चाहिए था। आई गेस यहां पर लिखना काफी मुश्किल होगा आपको, तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर इसको एक्सप्लेन करना। आपको क्या चाहिए? आपको एक इस डायरेक्शन में एक नया वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो। तो यहां पर हमने कंसेप्ट क्या डिस्कस किया है? आपके पास में एक वेक्टर है, पहले उसको यूनिट वेक्टर बना लो। यूनिट वेक्टर बनने के बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया वेक्टर आ जाएगा जो 3 का मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप यहां पे आपको प्रोसेस करना स्टार्ट करना है। आपके पास में ए वेक्टर है, फर्स्ट ट्राई टू जनरेट ए कैप। अब ए कैप कैसे जनरेट होता है? ए कैप जनरेट होता है आपके वेक्टर को मतलब 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? पहले वाले i कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर j कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर k कंपोनेंट का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये 7 हो रहा है, सारे बच्चे देख पा रहे हैं। 49 हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई होकर 7 हो जाएगा। अगर ये मेरा ए कैप है तो मेरा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है लेट अस कॉल इट बी वेक्टर। तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, आपको कितना चाहिए? 3 चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 टाइम्स ऑफ 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और डिवीजन में आ जाएगा 7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? इजी है, आगे बढ़े। यस, बिल्कुल सही। कौन है यहाँ पे? कुलदीप सिंह, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो बेटा आप। ठीक है, चलो। So I think that actually clears our understanding of calculating magnitude of a given vector. ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें जिसके बिना हम यहां पे वेक्टर्स एक्चुअली कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात का यूज कर रहे हैं कि वेक्टर्स वही क्वांटिटी होंगी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेंगी। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर होता कैसे है? लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है। मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। ठीक है, आपके पास में यहां पर 2 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है आपके पास में ए वेक्टर जिसका लेंथ यहां पे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, एक वेक्टर है आपके पास में बी वेक्टर जिसका लेंथ थोड़ा सा कम दिख रहा है और उसका डायरेक्शन भी कुछ तो और ही है। मुझे यहां पर आपको समहाउ कैलकुलेट करके बताना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक्चुअली कैसा दिखाई देगा।
ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आखिर कैसा दिखाई देगा? अगर आपको ये करना है तो पहले तो आपको ये पता करना चाहिए कि यहां पर वेक्टर्स जो हैं थोड़े से फ्री हैं, वेक्टर्स यहां पे हिल सकते हैं, ठीक है, वेक्टर्स यहां पे हिल सकते हैं, और मुझे जहां पर भी इसको रखकर कन्वीनियंटली कैलकुलेशन करते आ रही है मैं वो करूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूं कि ये जो वेक्टर जहां खत्म हो रहा है ए वेक्टर, उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस वेक्टर को रख दूं तो ज्यादा बेटर होगा। ये अभी हवा में कहीं और ही है, अभी मुझे देखते समझ में नहीं आ रहा। तो सेकंड फिगर में आप क्या देख रहे हो कि मैंने क्या किया है, ए बी वेक्टर जो यहां पर ए वेक्टर है उसके साथ में यहां पर बी वेक्टर अलाइन करके रख दिया है। जहां पर आपका ए वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से आपका बी वेक्टर एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे आप ये देखते हो फिगर, यहां पर थोड़ा सा आपका थोड़ा सा ये चलेगा, दिमाग चलेगा, ठीक है, कि अब मुझे अगर फाइनली डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से सोचना है तो क्या मैं सोच सकता हूं, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट से नजरिए से यहां पर बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और ए वेक्टर आगे जा रहा हूं, उसके बाद में बी वेक्टर ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, जैसे अभी हमने इसके पहले किया था 2i कैप और 3j कैप, क्या ये बिल्कुल वैसे कुछ नजर आ रहा है मुझे? तो यहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला देंगे, उससे दिखेगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला देंगे, उससे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? डिस्प्लेसमेंट को मतलब ही नहीं होता कि आपने यहां पे कितनी मेहनत करी है, उसको तो ये मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, एंड पॉइंट कहां है। और जो रिजल्टेंट है वही क्या है, हमारा वेक्टर्स का एडिशन है। जो रिजल्टेंट है वही हमारे वेक्टर्स का एडिशन है। इसी चीज को और एक अच्छे से आप समझ सकते हो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यूजिंग ट्रायंगल का कंसेप्ट एंड अगेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपके पास में एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। सारे बच्चे इस बात से एग्री करेंगे कि अगर मैं यहां पर मूवमेंट इस तरीके से करूं कि मैं सबसे पहले ए बी के डायरेक्शन में चलूं, मतलब मैंने ए बी वेक्टर यहां पर ड्रॉ कर दिया, ए बी के डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेस हो गया, कितना, डायरेक्शन भी वही और लेंथ भी वही जो ए बी का है। ट्रायंगल यहां पर आपके सामने बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहां से बी से सी तक जाने की कोशिश करोगे। किस डायरेक्शन में? साइड की डायरेक्शन में ही जाओगे, और जितना साइड का लेंथ है उतना ही जाओगे। और लास्ट में आप क्या करोगे, आपने यहां पर 2 स्टेप्स कवर कर ली हैं, लास्ट में आप ये करने वाले हो कि आप यहां पे सी ए ट्रैवल करोगे। अगर आप यहां पे सी ए ट्रैवल कर चुके हो, देन इन दैट केस आप फाइनली उसी पॉइंट पे पहुंच गए हो जिसका वैल्यू जहां से आपने स्टार्ट किया था। आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना चाहिए? फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना चाहिए, यस और नो? आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना चाहिए। तो यहां से एक बहुत ही बढ़िया से रिजल्ट निकल के आएगा आपके लिए। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर करके आपके पास में माइनस ऑफ सी ए वेक्टर आ रहा है। नाउ माइनस ऑफ सी ए वेक्टर मतलब सी ए वेक्टर का उल्टा। माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वेक्टर अपना डायरेक्शन पलट लेता है, ठीक है। तो सी ए वेक्टर का उल्टा होता कितना है? ए सी वेक्टर होता है। सी ए वेक्टर का एग्जैक्टली उल्टा कितना होता है? ए सी वेक्टर होता है। दैट्स व्हाई व्हाट वी आर कंक्लूडिंग इज कि आपने अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को ऐड किया तो आपके पास में ए सी वेक्टर फाइनली बनेगा। इज दिस कंसेप्ट क्लियर नाउ? ठीक है। और इसी चीज में क्योंकि आप जो फिगर देख रहे हो वो एक ट्रायंगल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है? अगर आपके वेक्टर्स जो हैं ट्रायंगल के 2 साइड्स के अलोंग अलाइंड है तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली ट्रायंगल के 3rd साइड के डायरेक्शन में होगा और 3rd साइड के लेंथ के बराबर भी होगा। एग्जैक्टली आपको ए सी वेक्टर ही आंसर मिलेगा। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर हुआ? All right, so if this is clear, I guess now this figure is again very clear to you कि यहां पर अगर आप मेरे पास ए बी वेक्टर है और मेरे पास बी वेक्टर है, देन इन दैट केस दोनों का एडिशन ए प्लस बी वेक्टर मेरे पास कैसे दिखाई देना चाहिए? ए और सी को कनेक्ट कर दो, वही मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो एडिशन तो मेरे ख्याल से हमें समझ में आ गया। अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? अगर मुझे यहां पे 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है? निगेटिव क्वांटिटी का एडिशन है। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी का एडिशन है। तो कोई अगर मुझसे बोलता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल के बताओ, तो मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि मैं पहले बी वेक्टर की मदद से माइनस बी वेक्टर जनरेट कर लेता हूं, ठीक है। और माइनस बी वेक्टर जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरे पास अगर ए वेक्टर है, मेरे पास बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को एकदम से अगर पलट दोगे, बिना कोई चेंज किए बी वेक्टर को पलट दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? आपके पास में माइनस ऑफ बी वेक्टर आ जाएगा। अब आपके पास में फिर से एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। आपके पास में इस बार जो ट्राइंगल है दैट इज ए बी एंड बी सी डैश। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड के अलोंग वेक्टर्स अरेंज कर चुके हो, इन दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल के साइड के अलोंग अरेंज कर चुके हो, तो इनका एडिशन कहां होगा?
ट्राइंगल के थर्ड साइड के अलॉन्ग होगा, दिस इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पे ट्राइंगल की जो थर्ड साइड नजर आ रही है दैट इज AC dash vector which is now our A vector minus B vector। तो चाहे आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, चाहे आपको एडिशन करना हो, आप ट्राइंगल लॉ का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हो। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, यहां पर आपको अगर ट्राइंगल लॉ समझ में आ गया है, सो आई डोंट थिंक यहां पे आपको आगे पैरेललोग्राम लॉ समझने में दिक्कत आएगा। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन मुझे जो आसान लगता है मैं उसके हिसाब से सिलेक्ट करूंगा कि मैं ट्रायंगल लॉ लगाना चाहता हूं कि पैरेललोग्राम लगाना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर आपका ट्रायंगल लॉ में जो अरेंजमेंट है वो ध्यान से देखो। ट्रायंगल लॉ में आपका अरेंजमेंट इस तरीके से है कि एक वेक्टर जहां खत्म हो रहा है, दूसरा वेक्टर वहां से शुरू हो रहा है। एक वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है। तो यहां पे ट्रायंगल की दो साइड्स बनी हुई है, ट्रायंगल की तीसरी साइड बना दो, आपको आंसर मिल जाता है। बहुत ही सिंपल है। लेकिन एक और तरीका है यहां पर क्वेश्चंस को सोचने का, जो आता है पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू। अब ये भी क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। ओहो अनिमेश बेटा, आप इतने बार सेम कमेंट कर रहे हो कि मेरा नाम ले लो। ऑल राइट, हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 600 बच्चे बैठ रहे हैं हमारे साथ में और इतने सारे बच्चों ने आपका नाम सुन लिया है। सो डेफिनेटली थोड़ी सी यहाँ पे पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी यहाँ पे अगर हम कुछ अच्छा करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि और ज़्यादा लोग आपको जाने और वो खुद से आपका नाम ले, ठीक है। सो ट्राई टू डू सम गुड डीड्स। ऑलराइट, चलो यहाँ पर देखें, आपके पास में पैरेललोग्राम लॉ जो है वो क्या बोलता है। इस केस में आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपके पास में जो वेक्टर्स अलाइंड दिए हुए हैं वो कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैं, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स हैं। आपके पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। इस केस में अगर मैं देखूं ध्यान से, तो अगर मैं ऐसा इमेजिन करूं, ठीक है, पहले डॉटेड लाइन्स यहाँ पे नहीं थी, पहले यहाँ पे डॉटेड लाइंस नहीं थी, पहले यहाँ पर ये बीच वाला एरो भी नहीं था, ठीक है। पहले क्या था यहाँ पे, बस यहाँ पे केवल ए वेक्टर और बी वेक्टर था। तो मैंने ऐसा इमेजिन किया, यार ए वेक्टर और बी वेक्टर अभी तो यहाँ पर है, लेकिन ये बी वेक्टर जो है, जो फ्री है, जो यहाँ पे हिल सकता है, उसको मैं अगर उठा के जहां पे ए खत्म हो रहा है वहीं पे चिपका दूं तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लग जाएगा। अगर मैं ये वाला जो ओबी वेक्टर है उसको उठा के एसी के बराबर बोलता हूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि मैंने ना ही डायरेक्शन चेंज किया, मैंने ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया। तो अगर ये मेरे पास बी वेक्टर है तो ये भी मेरे पास बी वेक्टर है, और जैसे मैंने यहां पर बी वेक्टर लगाया मुझे तो ट्राइंगल नजर आ रहा है। मेरे पास जो दो यहां पे वेक्टर्स है वो ट्राइंगल के साइड्स के अलोंग है, तो ट्राइंगल का जो थर्ड साइड बनेगा विच इज योर ओसी, वो आपका रिजल्टेंट होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि अभी जो यहां पे फिगर बना हुआ है उसका रिजल्टेंट कहां जाना चाहिए, ओसी के डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन अब इसको बैक ट्रैक करते हैं कि ओरिजिनली क्वेश्चन कैसा फ्रेम था। ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा था कि आपके पास में दो को इनिशियल वेक्टर्स थे, हमने बाद में उसको उठा के यहां पे रखा, लेकिन इनिशियली से क्या था, को इनिशियल वेक्टर्स थे। तो क्या मेरे पास जो फाइनल रिजल्टेंट आ चुका है ये कोई बहुत अच्छा फिगर है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा फिगर है। यहां पर अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स की मदद से पैरेललोग्राम अब कंप्लीट कर लूं, ये रेड डॉट के थ्रू अगर मैं एक फिगर कंप्लीट करूंगा तो बनेगा क्या, एक पैरेललोग्राम बनेगा, और उस पैरेललोग्राम का जो यहां पर डायगोनल है वही हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे हमें बहुत अच्छा एक फिगर मिल गया कि आपके पास में कोई इनिशियल वेक्टर्स के साथ में अगर रिजल्टेंट निकालना होता है तो उससे बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल बना दो, उससे आपको a प्लस बी मिल जाएगा। सो दैट टेक्स केयर ऑफ एडिशन यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन अब सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का आंसर कैसे निकालेंगे, सोचो यहां पे ध्यान से। सब्ट्रैक्शन का अगर आपको आंसर निकालना है तो यहां पर आपको फिर से यहां पे चीजें जो है पलटनी पड़ेंगी, ठीक है। चीजें पलटेंगे कैसे, यहां पर मुझे अगर निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो यहां पर ए वेक्टर ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन माइनस बी वेक्टर करना है, मतलब आपको बी को पलटना पड़ेगा। बी को अगर आपने एग्जैक्टली पलट दिया तो बी वेक्टर की जगह अब आपको क्या नजर आ रहा है, माइनस ऑफ बी वेक्टर नजर आ रहा है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, बेसिकली आपने ऐड कर दिया, क्या किया, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दिया, तो आपके पास में अल्टीमेटली आया क्या है, अल्टीमेटली आपके पास में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकल के आया है, ठीक है। और वो एरो जा कहां रहा है, ये जो नया नीचे वाला पैरेललोग्राम बना है उसके डायगोनल के पास जा रहा है, उसके डायगोनल के थ्रू जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं एक ऊपर वाला डायगोनल भी कनेक्ट कर दूं तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो ग्रीन डायगोनल है और ये जो ब्राउन डायगोनल है ये एग्जैक्टली पैरेलल है और इनका लेंथ भी इक्वल है। सो व्हाट आई कैन सी हियर इज, अगर मेरे पास ये ग्रीन वाला जो एरो है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन ये ब्राउन वाला जो है ये भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही होना चाहिए।
तो पैरेललोग्राम एक्चुअली और ज्यादा एक स्टेप आगे है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपको एक डायगोनल जो है, जो आपके यहां पे लीडिंग डायगोनल है, जो आपके उस वाली डायगोनल है जहां से दोनों एक्चुअली कोइनिशियल वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, आपको यहां पे एडिशन का आंसर मिल जाता है। और आप अगर दूसरे डायगोनल के ऊपर फोकस करोगे तो आपको वहां पे सब्ट्रैक्शन का आंसर मिल जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई पैरेललोग्राम लॉ इज इवन बेटर। ठीक है, इजंट इट? पैरेललोग्राम लॉ से आपको दोनों चीजें एक ही फिगर में नजर आ रही होती हैं, और ये दोनों इक्वल हैं और पैरेलल। ये कहां से पता चला? क्योंकि हमने एक्चुअली फिगर को बनाया कैसे उसको ध्यान से देखो। हमने यहां पर बी वेक्टर को पलट दिया था, मतलब बी वेक्टर उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, हमने पलट दिया है, मतलब इसका लेंथ भी वही है, और हमने आगे चल के यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है, मतलब यहां पर ये दोनों लेंथ भी बराबर है। ठीक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई, और ये लेंथ और ये लेंथ पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब ये जो फिगर बना है ये एक पैरेललोग्राम बना है, इसलिए आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हो कि ओरिजिनल फिगर का जो डायगोनल था वही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर था। क्लियर है? All right, chalo, in that case I guess we can again I think proceed with some questions. Yes, all right, so here is one interesting question. Let us try to do this, and then we will continue in our next class with some more interesting concepts. लेकिन पहले इसका आंसर निकाल के बताओ। ये न्यूमेरिक पैटर्न का क्वेश्चन है, 0 से 10 के बीच में, 0 से 9 के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर। ठीक है, ऑल राइट, जल्दी से इसको सॉल्व करो। आपको दिया क्या है? इन अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, AB vector is written as A vector, BC vector is written as B vector. If for some scalars x and y, CE vector can be written as x times of A vector and y times of B vector, then find the value of x plus y का square. All right, now very good question to end our lecture. जल्दी से इसको start करो और इसका आंसर बताओ मुझे कितना आने वाला है। वेक्टर अलजेब्रा मेंस में आता है क्या? प्लीज बताओ। अरे दर्श, आशु, अंशु, दोनों में से नाम कौन सा है आपका? दर्श, अंशु। बेटा यहां पर आपने ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आता है और काफी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा और 3D बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब खत्म होगा? अमित, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमारे क्लासेस चल रही है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे चल रही है, तो आई गेस उसके अंदर भी हमने क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिया है तो काफी जल्दी खत्म होगा, है ना। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर में कैसे होगा? मयंक, यहां पे लोकलाइज्ड वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा? जब पोजीशन वेक्टर का डिस्कशन चल रहा होता है तो लोकलाइज्ड है वो। ठीक है, लेकिन यहां पर लोकलाइज्ड वेक्टर कहीं भी आपको नजर आ रहा है क्या? कहीं पर भी आपको अगर पोजीशन वेक्टर नहीं नजर आ रहा है तो आप लोड मत लो, आप यहां पे बेसिकली वेक्टर्स को हिला सकते हो। ठीक है, दैट इज द कन्वीनियंस दैट वी हैव। ऑलराइट, ओके, तो बहुत अलग अलग आंसर्स मुझे यहां पर मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने आई गेस सही आंसर भी यहां पर निकाल के बताए हैं, और कुछ बच्चे यहां पर ऐसे ही बस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके आंसर बता रहे हैं आई गेस, है ना। तो मेहनत करो बच्चों पहले तो, उसके बाद लाइव चैट में आंसर बताओ। हर्षल, यस बेटा मैं मराठी हूं। ऑलराइट, अरे बेटा आपका नाम अगर इस्लाम खान है तो आप यहाँ पे उसको लिखो अच्छे से। आपने यहाँ पे लिख के रखा है डी मैट्रिक्स कोचिंग क्लासेस, तो यहाँ पे बोलने में बड़ा दिक्कत होता है वो। यस एलन वॉकर, मुझे लगता है कि मैं खत्म कर पाऊंगा, आप बस फॉलो करते रहो सारे लेक्चर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर गड़बड़ आंसर आ रहे हैं बच्चों, बहुत ही कम बच्चे जो यहाँ पर 1 आंसर बता रहे थे वैसे इसका। ठीक है, कुछ एक बच्चे हैं जो 1 आंसर बता रहे हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे 4 आंसर मेजरली निकल के आ रहा है। वो इसलिए शायद कि यहाँ पे किसी तो क्वांटिटी का स्क्वायर है तो बच्चे बस उसको स्क्वायर करके एक स्क्वायर आंसर यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। ठीक है, जब भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको तो एक्चुअली आपको दिमाग लगाना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। आपके पास में एक हेक्सागन है, आपके पास में एक हेक्सागन है, और कैसा हेक्सागन है वो? ध्यान से देखो, रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन वैसे मुझे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी आई गेस, क्योंकि आप जो हो बहुत ही अच्छे से बेंजीन वेंजीन बनाना जानते हो, तो आपका तो ये लाइफ है ना, कि आपको रेगुलर हेक्सागन तो रोज बनाना ही पड़ता है। चलो मैं भी कोशिश करता हूं जितना अच्छा बन पाए उतना बनाने की। ठीक है, बना तो नहीं है लेकिन चलो आप मान लो, ठीक है, कि ये मेरा रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन में क्या क्या दिया है? अगर मैं यहां पर वर्टाइसेस मार्क कर लूंगा A, B, C, D, E और F। ठीक है, इन दैट केस मुझे AB यहां पे नजर आ रहा है। AB जो है मेरे पास क्या है?
ए वेक्टर के बराबर है, और मेरे पास जो BC है वो किसके बराबर है, वो मेरे पास B वेक्टर के बराबर है। मुझे अब क्या करना है, फॉर सम स्केलर क्वांटिटी CE वेक्टर लिखा गया है, ठीक है, तो यहां पर CE वेक्टर ये है जिसका मुझे डिस्कशन करना है। तो CE वेक्टर अगर मैं लिख पा रहा हूं A वेक्टर और B वेक्टर के टर्म्स में, तो X और Y की वैल्यू मुझे यहां पे निकाल के बतानी है। तो क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो काफी सिंपल है, यहां पर मुझे बस ये सोचना है कि ये जो रेड एरो है ये किस ट्रायंगल का हिस्सा बन सकता है। अगर आप ये सोचोगे कि ये रेड एरो किस ट्रायंगल का हिस्सा बन सकता है तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही आसान सा काम करते हैं, यहां पे ऐसा करते हैं, F और C को कनेक्ट कर देते हैं। F और C को अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रायंगल नजर आएगा यहां पे, है ना। एक ट्रायंगल बन रहा है यहां पे विच इज ट्रायंगल FCE। FCE में मेरे पास जो अननोन वेक्टर है रेड वेक्टर, वो मुझे यहां पे कैलकुलेट करके देखना है। तो इसके लिए अब मैं इसका आंसर निकाल पाऊं उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, बाकी दोनों वेक्टर्स पता होना चाहिए। अब क्योंकि आपके पास में रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर हेक्सागन है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और सारी ही साइड सेम लेंथ की होती हैं। सारी साइड सेम लेंथ की होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो आपके पास में यहां पर अगर CB वेक्टर B वेक्टर के बराबर है तो FE वेक्टर भी आपका B वेक्टर के ही बराबर होगा। बहुत बढ़िया, कहानी यहां पे अच्छी स्टार्ट हो गई हमारी। यहां पे 3 टोटल साइड्स है हमारे पास में, 2 साइड पता कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसमें से एक साइड अभी हमने निकाल ली है, सोचे यहां पे ध्यान से, एक साइड हमने निकाल ली है। अब ये ग्रीन वाला एरो अगर कुछ करके पता चल जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन वाला एरो निकालने के लिए यहां पे क्या टेक्निक आप यूज कर सकते हो, ध्यान से देखो। यहां पर आप बस इतना सा काम करो कि इसके जितने भी डायगोनल्स है ना उनको एक बार अच्छे से कनेक्ट करके देखो तो सही। इसको अगर अच्छे से कनेक्ट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बने हुए हैं। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। आपके पास में यहां पर कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये 6 के 6 एंगल्स बराबर हैं तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर 360 डिग्री पूरा हो गया, उसको 6 से डिवाइड कर दिया तो 60 आ गया। तो हर एक एंगल यहां पर 60 डिग्री का है, हर एक एंगल यहां पर 60 डिग्री का है। और यहां पर आपके पास में जो ये दोनों साइड है वो इक्वल है कि नहीं, यहां पर आपकी जो सारी की सारी डायगोनल्स होंगी वो इक्वल होंगी, और क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है मिड पॉइंट पे तो यहां पर ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर आपके पास में बीच में 60 डिग्री है और आसपास वाले लेंथ अगर आपके इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास में ये लेंथ स्मॉल a के बराबर है तो ये भी स्मॉल a है, 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 सब यहां पे लेंथ आपकी स्मॉल a के बराबर हो गई। आ रही बात समझ में। अगर आपकी सारी ही लेंथ स्मॉल a के बराबर हो गई तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि जो आपका FC है वो टोटल 2a लेंथ का हो गया, आपका FC जो है वो 2a लेंथ का हो गया। दिख रहा है यहां पे ये वाला a लेंथ आ गया, यहां पे a वाला a लेंथ आ गया, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अंदर सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास में। और यहां पे ध्यान से देखो कि क्या आपको ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर 3 एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। वैसे भी मैं इसको बोल सकता हूं क्योंकि ग्रीन वाला जो है एक डायगोनल है तो स्ट्रेट है ही वैसे, लेकिन यहां पर वैसे भी 60 मिलके टोटल 180 डिग्री हो रहा है। तो आपके पास में ये एक सिंगल लाइन में लाई करने वाला वेक्टर है जिसका लेंथ 2a के बराबर है। लेकिन डायरेक्शन कौन सा है उसका, डायरेक्शन उसका एक्चुअली AB वाला ही है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं ये कि मेरे पास जो FC वेक्टर है दैट इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर। मेरे पास जो A वेक्टर है उसके पैरेलल भी है और उसका ट्वाइस भी है। उसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि आप यहां पर और एक चीज नोटिस करो कि आपके पास में ये जो फिगर बन रहा है दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। नोटिस करके देखो यहां पर एंगल्स के थ्रू आपको पता चलेगा। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूव हो जाएगा। तो यहां पे आपका FC का वैल्यू कितना आ जाता है, 2a वेक्टर के बराबर आ जाता है। अगर FC का वैल्यू आपका 2a वेक्टर के बराबर आ गया है, आप यहां पे ऑलरेडी डिकोड कर चुके हो कि आपके पास में FE जो है वो किसके बराबर है, वो B वेक्टर के बराबर है। तो यहां पर आपको जो पता नहीं है CE वेक्टर, क्या वो पता चल जाएगा। ट्रायंगल लॉ का यूज कर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ के थ्रू मैं क्या देख सकता हूं कि मेरे पास एक सिंपल सा इक्वेशन आ रहा है, FC प्लस CE इज इक्वल टू FE। देखो यहां पे ट्रायंगल लॉ लगा के FC वेक्टर प्लस CE वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, FE वेक्टर। कितना हो जाएगा, FE वेक्टर।
क्लियर, एक एक करके वैल्यू पुट इन करते हैं और देखते हैं आंसर कितना निकल के आएगा। एफ सी वेक्टर हो गया मेरा 2a वेक्टर, सीई वेक्टर मुझे पता नहीं है, और यहां पर एफ ई वेक्टर जो है बी वेक्टर के बराबर है, तो यहां पर मेरे पास सीई वेक्टर का आंसर निकल के आ गया -2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा क्वेश्चन के साथ में तो एक्स का वैल्यू कितना होने वाला है, x का वैल्यू हो जाएगा मेरा -2 और यहां पर मेरा y का वैल्यू हो जाएगा 1। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन एक्चुअली गेट टू द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? चलो, तो आई थिंक इसी के साथ में आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास डिस्कस करने के लिए काफी कुछ है। यहां पर हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं उसकी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको अगर ये डिस्कशन समझ में आ रहे हैं, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कनेक्ट विद अस ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस में आपको बेसिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन वो काफी अफोर्डेबल है। आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है वो तो बहुत ही प्रीमियम फैसिलिटीज है। आपको यहाँ पर किसी भी टीचर से पढ़ने के लिए ओपन आपको है। आप किसी भी IIT JEE के टीचर से पढ़ सकते हो, मैथ्स आप मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हो, यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ आप डाउट क्लियरिंग भी किसी भी टीचर से कर सकते हो, हम वहां पर हैं। लेकिन और भी ऑसम टीचर्स हैं जिनसे आप मदद ले सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। जो बच्चे यहां पर ऑलरेडी प्लस ज्वाइन कर चुके हैं उनको ऐसा लग रहा है कि यार उन्होंने पहले प्लस क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि काफी उनको मदद मिल रही है प्लस के ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों जो टेस्ट सीरीज का यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं क्या टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, तो बच्चों अलग से ज्वाइन करने का फीचर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप सोच के देखो कि अगर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है इस पर्टिकुलर कॉस्ट में, ठीक है, देन आई गेस along with live classes that is a very brilliant feature। आपने यहाँ पर डेफिनेटली उसका यूज करना चाहिए। ऑलराइट, JEE लाइव कोड का यूज करो ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले और आपकी प्राइस जो है अफोर्डेबल रेंज में आ जाए। ठीक है, ऑलराइट। और साथ ही साथ बच्चों जल्दी से इस लेक्चर को शेयर जरूर करो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विद द हैशटैग JEE लाइव डेली, ताकि हम आपको देख पाए और ये समझ पाए कि हमारे कितने बच्चे हैं जो इस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री इज समथिंग दैट वी आर टारगेटिंग। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर किसी ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है JEE चैनल को तो अनअकैडमी JEE को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको यहां पर रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिल पाए और आपके कोई भी लेक्चर यहां पर मिस ना हो। ठीक है, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर द डे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।